हेलो व्यूवर्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेसन वर्थ शेयरिंग। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 साइंस के चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज से पहले चैप्टर को दोबारा रिकॉल करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिनमें मैंने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से ब्रीफली आप लोगों को समझाया है। उसकी लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज। सबसे पहले तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझाऊंगी, उसके बाद आपको लिखवाऊंगी भी। आप लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फिलअप्स। हमें इनमें जो फिल ब्लैंक्स हैं उन्हें फिल करना है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि इन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स और प्रिपरेशन। इन्हें हमें बिलो सेंटेंसेस में फिल करना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट यानी कि ए पार्ट। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब बहुत तरह के मतलब एक ही तरह के प्लांट्स एक बहुत ही बड़ी लार्ज स्केल पे उगाए जाएं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। अब हमारा बी पार्ट है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ये भी मैंने आपको बताया था कि क्रॉप उगाने से पहले जो हमारा फर्स्ट एग्रीकल्चरल स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हम सॉइल को हार्ड से लूज़ करते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। मैंने आपको सोइंग प्रोसेस में बताया था कि अगर हमें ये चेक करना हो कि सीड्स अच्छी हैं, मतलब हाई यील्ड की हैं या लो यील्ड की हैं, तो हमें वो कैसे पता चलेगा? एक एक्टिविटी के थ्रू। हम बहुत सारी सीड्स को, बहुत क्वालिटी की सीड्स को पानी में डाल देंगे और जो सीड्स फ्लोट करेंगी वो अंदर से खोखली होंगी यानी कि वो अच्छी नहीं होंगी, और जो सिंक करेंगी वो अच्छी होंगी यानी कि हाई यील्ड की होंगी। तो इन्होंने कहा है डैमेज सीड्स। डैमेज सीड का मतलब एक तरह से अंदर से खोखली ही खराब सीड्स। तो खराब सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर, यानी कि वो तैरेंगी पानी के ऊपर। हमारा फोर्थ पार्ट है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल्स। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक अच्छी क्रॉप के लिए, एक हेल्दी क्रॉप के लिए हमें सनलाइट चाहिए है, वाटर चाहिए है और न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं। क्योंकि सनलाइट और वाटर से तो वो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करेंगे, जिससे उन्हें खाना मिलेगा और वो हेल्दी ग्रो होंगे, और न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि है मैच। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें मैच करना है आइटम्स को, कॉलम ए के आइटम्स को कॉलम बी के आइटम से। तो हम सबसे पहले कॉलम ए के फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। ये क्या गिवन है? खरीफ क्रॉप्स। अब हम बी में चेक करेंगे कि खरीफ क्रॉप्स से रिलेटेड क्या गिवन है। ठीक है, तो ए है फूड फॉर कैटल, ये नहीं है। बी है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ये तो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ये हमारे कंपोस्ट से रिलेटेड है। डी है व्हीट ग्राम पी। व्हीट ग्राम पी तो खरीफ क्रॉप्स नहीं होती। लास्ट है पैडी एंड मेज, तो ये मैच किया जाएगा कॉलम ए के फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? पैडी और मेज, जिन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अब सेकंड है रबी क्रॉप्स। हमने अभी अभी देखा व्हीट, ग्राम और पी रबी क्रॉप्स, यानी कि विंटर सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप्स हैं। व्हीट को हम विंटर सीजन में उगाते हैं ना, और होली से पहले या होली के आसपास हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो सेकंड को हम मिलाएंगे डी से। उसके बाद है थर्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स हमने अभी बी में देखा, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के नाम हैं। ठीक है, जो कि फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होते हैं, ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। लास्ट है हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर से रिलेटेड क्या है? एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। मैंने आपको बताया था ना, कंपोस्ट की चीज़ें हो गई, यानी कि इनसे ही हमारा ये ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है। अब हमारा ए है फूड फॉर कैटल। ये हमें इन्होंने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इससे हमें कुछ भी मैच नहीं करना है। अब मैं आपको एक बार ये लिखे हुए भी दिखा देती हूँ, अगर आपको ये मैच वाला समझ ना आया हो तो। ये मैंने लिख भी रखा है कि ए फर्स्ट पार्ट को ई से, सेकंड को डी से, थर्ड को बी से और फोर्थ को सी से। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हमें दो एग्जाम्पल्स देने हैं खरीफ क्रॉप्स के और रबी क्रॉप्स के। तो सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? जिन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं।
तो उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पैडी, राइस और मेज यानी कि जवार। पैडी धान, राइस होता है, ठीक है। सेकंड है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हो जाएंगे व्हीट और ग्राम यानी कि गेहूं और चना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हमें पैराग्राफ लिखना है गिवन टॉपिक्स पर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने जितना भी पढ़ा था उसमें जो मेन समरी है हमें वो लिख देनी है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ के पहले बता देती हूँ। सॉइल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। हमें पता है कि सॉइल प्रिपरेशन क्रॉप उगाने से पहले बहुत ज़्यादा नेसेसरी प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स टाइलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। इसमें लूजनिंग और टाइलिंग की जाती है सॉइल की। आपको पता है ना लूजनिंग और टाइलिंग क्यों की जाती है, ताकि जो हार्ड सॉइल है उसे लूज किया जा सके, ठीक है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है, जो हमारी रूट्स हैं वो ज़मीन में अंदर तक जा सकती हैं और अच्छे तरीके से सांस ले सकती हैं और अच्छे तरीके से अंदर तक मिनरल्स और वाटर ले सकती हैं। तो हमें ये सब कुछ लिख देना है हमारे फर्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे जिसका नाम है सोइंग। सोइंग में भी हमने जो पढ़ा था उसकी मेन समरी लिख देनी है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। हमें पता है कि सॉइल में सीड्स को डालना ही सोइंग कहलाया जाता है, ठीक है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज फनल शेप्ड। हमने उसके बारे में टूल्स भी पढ़ा था कि किन किन टूल से हम सोइंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल टूल्स में हमारा फनल शेप्ड का था, मैंने आपको दिखाया था ना, वो नीचे से पतला होता है ऊपर से बड़ा होता है, ऊपर से डालते हैं सीड्स तो बारी बारी करके सीड्स ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। उसके बाद हमने जो नाउअडेज मेथड, जो मॉडर्न मेथड पढ़ा था, नाउअडेज अ सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। हमने सीड ड्रिल के बारे में पढ़ा था जिससे सॉइल में जो गैप है वो अच्छे तरीके से बना रहता है, ज़्यादा सॉइल मतलब ज़्यादा सीड्स एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरती, हर एक क्रॉप को अपना खुद का सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो हमें सीड्स को इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल अच्छे तरीके से हमें उन्हें रखना चाहिए, ठीक है। दिस टूल शोज द सीन यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसमें यही लिखा हुआ है कि प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ हो, यानी कि प्रॉपर गहराई में, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड है वीडिंग। वीडिंग में भी हमने पढ़ा था कि जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ उग जाते हैं वो हमारे लिए अनवांटेड होते हैं, यानी कि हमने उन्हें उगाया भी नहीं होता और वो हमारे किसी काम के नहीं होते, तो वही हमारी वीड्स होती हैं। अब इन्हें रिमूव करना वीडिंग कहलाता है, इन वीड्स को रिमूव करना। अब हम इन्हें रिमूव क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, हमारे क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, जिससे हमारी क्रॉप तो मर जाती है और ये अच्छे से ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा फोर्थ वन जिसका नाम है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में भी हमने पढ़ा था, ये बहुत छोटा सा, इसके बारे में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी कि ग्रेन सीड्स में से जो शाफ है उसे अलग करने की ही प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। हमने इसमें विनोइंग भी पढ़ा था कि फैन के आगे ले जाएंगे तो जो वो शाफ होता है वो हल्का होता है, ग्रेन हमारा भारी होता है, तो शाफ तो उड़ जाएगा और ग्रेन रह जाएगा। और वो शाफ किसके काम आता है, वो हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके चारे के, उनके फॉडर के काम आता है, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। आई एम सॉरी, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें डिफरेंसेस बताने हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में। तो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है इसीलिए मैं लिखूंगी नहीं, आप बुक में से देख सकते हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि फर्टिलाइज़र मैन मेड चीज़ है और मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजर्स को हमें बनाना पड़ता है और मैन्योर अपने आप नेचर में ग्रो करता है, ठीक है। सेकंड है कि फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होते हैं और मैन्योर हमारे फील्ड्स में भी प्रिपेयर हो सकते हैं। मैंने आपको मैन्योर प्रिपेयर करने की एक्टिविटी पूरी बताई थी ना, वैसे ही। अब थर्ड है हमारा कि फर्टिलाइज़र सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते जबकि मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ है हमारा कि फर्टिलाइजर्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, ठीक है। मैन्योर में भी होते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेकिन फर्टिलाइजर से कम मात्रा में होते हैं। तो हम ये चारों लिख देंगे डिफरेंसेस में, ठीक है। फिफ्थ में आप इनके एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजर के यूरिया हो जाएगा, फॉस्फेट वगैरह हो जाएगा, और मैन्योर की ये जो कंपोस्ट वगैरह है ये आप ये एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज के सिक्स्थ क्वेश्चन में दो पार्ट्स गिवन है, एक तो व्हाट इज इरिगेशन और दूसरा है कि ऐसे इरिगेशन के दो मेथड जिनसे हम वाटर को भी कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि इरिगेशन होती क्या है।
द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। मैंने आपको बताया था सप्लाई ऑफ वाटर यानी कि पानी की सप्लाई करना क्रॉप्स तक, और वो भी रेगुलर इंटरवल्स में, उसे ही इरीगेशन बोलते हैं। रेगुलर इंटरवल्स क्या, यानी कि टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कि जब हमारा मन करे हम तभी पौधों को पानी दे दें। रेगुलर इंटरवल्स में पानी की सप्लाई करना क्रॉप्स तक, इसे ही हम इरिगेशन बोलते हैं। तो अब हम करेंगे इसके मेथड जो कि पानी को भी बचाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के 6th पार्ट में हमने हमारे क्वेश्चन 6th के फर्स्ट पार्ट को हमने कर लिया है, जो कि था कि व्हाट इज़ इरिगेशन। वैसे ये एक ही सेंटेंस में दोनों को दिया गया, मतलब अलग अलग पार्ट की तरह नहीं पूछा गया, पर हम वैसे एक एक पार्ट की तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहला कर लिया कि व्हाट इज़ इरिगेशन। अब दूसरा है कि हमें मेथड्स बताने हैं इरिगेशन के जिससे पानी बच सकता हो, यानी कि वाटर को जो कंजर्व करते हो। तो हमने पढ़ा था कि जो ट्रेडिशनल मेथड थे उनमें से तो किसी में भी वाटर कंजर्व नहीं होता, उनमें तो पानी वेस्ट होता है। वो तो पता नहीं कितना बिना किसी अमाउंट के, बिना किसी मेजर के पानी को वेस्ट करते रहते हैं, डालते रहते हैं, ठीक है, उन्हें पता नहीं। तो मॉडर्न मेथड्स में हमें इसमें मॉडर्न मेथड्स के बारे में लिखना है, ठीक है। तो मॉडर्न मेथड्स में पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हमें बस 1-2 लाइन लिख देनी है, ठीक है। दिस सिस्टम इज़ यूजफुल ऑन द लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। हमें बस इतना सा लिख देना है कि ये सिस्टम उस लैंड पर बहुत अच्छा है जहाँ पर सफिशिएंट पानी अवेलेबल नहीं है, यानी कि जितनी मात्रा हमें पानी की चाहिए उतनी मात्रा वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारा एक अच्छा सिस्टम है पानी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा मैथड बताती हूँ। तो हमारा दूसरा मैथड है ड्रिप सिस्टम। अब हम इसे पढ़ते हैं कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द प्लांट रूट्स। हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि इस सिस्टम में जो पानी है वो प्लांट की रूट्स के बिल्कुल नज़दीक ड्रॉप बाय ड्रॉप करके गिरता है, ठीक है। इससे यानी कि पानी वेस्ट भी नहीं होता और उन्हें अच्छे तरीके से सफिशिएंट वाटर भी मिल जाता है, इसीलिए इस सिस्टम को ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। अब जो हमारा पहला मेथड था स्प्रिंकलर सिस्टम, उसमें भी आप ये लिख सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर पाइप के थ्रू, मतलब फाउंटेन की तरह काम करता है वो सिस्टम, ठीक है। आप उसमें उसकी वर्किंग लिख सकते हैं, ओके। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 7th क्वेश्चन। हमारा 7th क्वेश्चन है इफ़ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। इन्होंने कहा है कि अगर हम व्हीट को खरीफ सीजन में उगाएंगे तो व्हीट का क्या होगा, गेहूं का क्या होगा अगर उसे हम खरीफ सीजन में उगाएंगे। तो व्हीट इज सोन इन रबी सीजन। हमें पता है कि व्हीट को हम रबी सीजन में उगाते हैं, एक रबी क्रॉप है। इफ़ इट इज़ सोन इन द खरीफ सीजन, अगर हम इसे खरीफ सीजन में उगाएंगे, देन इट वॉन्ट ग्रो प्रॉपरली, तब ये अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। वॉन्ट का है विल नॉट, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, ठीक है। ये अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। एज वीट डज नॉट नीड टू मच वाटर। हमें पता है कि वीट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, ये एक रबी क्रॉप है, इसीलिए ये खरीफ सीज़न में अच्छे तरीके से नहीं उग पाएगा, क्योंकि खरीफ सीज़न में तो वही क्रॉप्स होती है ना जिन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि खरीफ सीज़न रेनी सीज़न में होता है, ठीक है। तो अब हम हमारा डिस्कस करेंगे हमारा 8th क्वेश्चन। तो हमारा 8th क्वेश्चन है कि अगर हम सॉइल में कॉन्टीन्यूसली प्लांट उगाते रहेंगे तो जो वो फील्ड है उसका क्या हाल होगा, उस फील्ड की सॉइल का क्या हाल होगा। इफ़ वी ग्रो क्रॉप्स कॉन्टीन्यूसली इन अ फील्ड, अगर हम क्रॉप्स को कॉन्टीन्यूसली उगाते रहेंगे फील्ड में, तो जो वो फील्ड है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को लूज़ करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि जो उसके वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, यानी कि वो फर्टिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी हमारी क्रॉप्स को। और मैंने आपको ये भी बताया था अगर हमें मतलब ये चीज़ हटानी है कि सॉइल न्यूट्रिएंट्स दोबारा गेन कर ले, तो हमें लेग्यूमिनियस क्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने आपको बताया था। अब हम करेंगे हमारा 9th क्वेश्चन। अब हमारे 9th क्वेश्चन में भी 6th क्वेश्चन की तरह एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मतलब पार्ट वाइज करेंगे, ये वैसे तो आपको एक ही उसमें करना है लेकिन मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है कि व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या हैं? अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रोज नियर टू आवर क्रॉप्स। वो अनवांटेड प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारी क्रॉप्स के नज़दीक अपने आप ही बिना उगाए उग जाते हैं, उन्हें हम वीड्स बोलते हैं।
हमारे 9th क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमें बताना है कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम वीड्स को। तो इसके 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि एक तो हम इसे सिकल टूल से रिमूव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सिकल एक एग्रीकल्चरल टूल है जिससे हम वीड्स को काट सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड से हम वीडीसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। वीडीसाइड्स फर्टिलाइजर्स की तरह केमिकली चीज़ होती हैं, ठीक है। ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं और इनसे हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। और वीड्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ये 2 और 4D, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन 10th। तो जो हमारा 10th क्वेश्चन है मैं आपको उसे बुक में ही बता देती हूँ। जो ये बॉक्सेस हैं हमें इन्हें प्रॉपर लाइन में सेट करना है कि शुगर केन क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे होगी, मतलब स्टेप वाइज हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कोई भी क्रॉप उगाने से पहले आपको पता है ना कि सॉइल को प्रिपेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ही प्लोइंग और टाइलिंग प्रोसेस आ जाती है। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा प्लोइंग द फील्ड। थर्ड हो जाएगा हमारा सोइंग, यानी कि बीजों को बोना, शुगर केन के बीज को बोएंगे। फोर्थ होगा हमारा मैन्योरिंग, यानी कि हम उस ज़मीन में मैन्योरिंग करेंगे, यानी उसमें मैन्योर डालेंगे या फर्टिलाइजर्स डालेंगे। फिफ्थ है हमारा इरिगेशन, यानी कि उसमें पानी डालेंगे, पानी से उसकी सिंचाई करेंगे। सिक्स्थ है हमारा हार्वेस्टिंग, उसके बाद हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे, उन क्रॉप्स को काट लेंगे। और हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा कि क्रॉप को शुगर फैक्ट्री में भेज देंगे जिससे वो शुगर केन से शुगर या फिर गुड़ बना सकें, ठीक है। ये हमारा 10th क्वेश्चन था। जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो एक पजल टाइप का है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आई होप आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे, और अगर आपसे ना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सो बाय बाय, हम बहुत जल्द मिलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर के वीडियो के साथ जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। बाय।